दोस्तों, इंसान अपने घर से पूरी तैयारी से अपनी यात्रा की ओर चलता है, अपने मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करता है और उसको पता नहीं कि वो मंजिल पर पहुंचेगा या ना पहुंचेगा। लेकिन उसके मन में तो यही होता है ना कि मैं जल्द से जल्द अपने ठिकाने पर पहुंचूं। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं जो इंतजार कर रही होती है, जैसे आज की कहानी में है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है दिनेश। आज वो अच्छे खासे ट्रक चलाते हैं, मालिक हैं ट्रक के। लेकिन जब वो भी दिन था जब ट्रक पर नौकरी करते थे, वो भी कंडक्टर का यानी असिस्टेंट का। घर गरीबी में चल रही थी। बड़ी मुश्किल से उनके पापा अब 2 जून का खाना जुटा पाते थे। ले दे के अब जो दिनेश थे ना, अब अपना नौकरी की तलाश में निकल गए और उनका इच्छा भी थी कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूं, जैसा उन्होंने ट्रक ड्राइवर के बारे में सोचा था। और आखिरकार एक ट्रक पर उनको नौकरी मिल जाती है। उसका जो ड्राइवर होता है वही ट्रक का मालिक होता है, लेकिन वक्त का बड़ा पाबंद होता है और उसके साथ वो काम करने लगते हैं। कुछ ही दिन होता है और तब ये घटना उनके साथ में घटती है। ये घटना दिनेश की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये तब की है जब मेरी उम्र लगभग 23-24 साल की रही होगी। 2002 की है, जब मैं नया नया ट्रक ड्राइवर बनने का ख्वाब लेकर इस ट्रक पर आया था। अब मुझे बड़ा ही आनंद आता था ट्रक ड्राइवरी के काम में। लेकिन उन दिनों तो मैं बिल्कुल नया था, फ्रेशर था। मुझे तो ज़रा अब ट्रक के बारे में ABCD भी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इच्छा जरूर थी कि मैं एक दिन कामयाब ट्रक ड्राइवर जरूर बनूंगा। मेरे जो उस्ताद यानी हमारे ट्रक के मालिक ड्राइवर जो थे ना, बहुत ही वक्त के पाबंद इंसान थे। समय पर भोजन, समय पर ब्रेकफास्ट, नहाना धोना और फिर गंतव्य पर जहां उनको जाना होता बिल्कुल समय पर पहुंचने की कोशिश करते और कई बार उसमें सफल भी होते थे और कई बार कुछ कारण से वो असफल भी हो जाते थे और तब बड़ा गम में डूब जाते थे। उस्ताद जी का जो ट्रक था ना, पूरा भारतवर्ष में घूमता था, लंबी लंबी दूरी का चक्कर लेते थे। खैर, मैं उस टाइम तो बिल्कुल नया था और ऐसे ही एक सफर पर था। मुझे अच्छी तरह से याद है, रात के करीब 9 बजे के आसपास हम जंगली इलाकों में थे और अचानक ट्रक घरघरा के रुक जाता है। चांद आसमान में नजर आ रहा था। ट्रक रुकने के बाद उस्ताद जी जो थे यानी ड्राइवर साहब झुंझला गए थे और फिर वो ट्रक का इंजन चेक करने लगे। पुराना ड्राइवर थे और बहुत साल का उनका एक्सपीरियंस था। आखिरकार वो नतीजों पर पहुंचे और तब उनके चेहरे पर, माथे पर पसीना चमक रहा था। मैं तो उन दिनों बिल्कुल नया था। मुझे तो ट्रक का ABCD के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन मुझे अब बोलने लगे कि दिनेश, आज का काम खराब हो गया। ट्रक अब रुक चुकी है। अब मुझे मैकेनिक लेके आना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रक हमारी यहां से हिल नहीं पाएगी। अब एक तरह से बड़ा निराशा में डूब चुके थे। अर्जेंट माल था जहां छोड़ना था, लेकिन अब कर क्या सकते थे। आखिरकार मुझे समझाने लगे कि देखो दिनेश, मुझे अब जाना पड़ेगा। मैं मिस्त्री के खोज में जा रहा हूँ पास के शहर में और जितना जल्दी हो सके मैं मिस्त्री लेके लौटूंगा। और तुम देखो ट्रक के आसपास ही रहना और इधर उधर मत भटकना। गर्मी का टाइम था, वो भी समझ रहे थे। और मैं कभी भी ऐसे वीरान जगह पर मैं कभी रुका नहीं था जहाँ पर आसपास में जंगल झाड़ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मैं तो एकदम उस्ताद जी से कहने लगे कि उस्ताद जी, क्या मैं अकेले रहूँगा? और तब मुझे डांटते हुए कहने लगे, ये तुम्हारा पहला लेसन है, यानी पहला सबक है। ऐसा हम लोग के साथ में कभी न कभी होता रहता है। कभी कभी हम ऐसे समस्या को झेलना पड़ता है। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, मुझे समझा रहे थे। और देखो, ट्रक छोड़ करके दूर मत जाना, आसपास में ही रहना। अब वो एक ट्रक रुकवा करके और फिर निकल गए, जल्दी आने के बोल करके।
रात का अब 9:30 बज चुका था और मैं भी अब उस एकांत जगह पर जो रोड था बिल्कुल सुनसान होने लगा। जैसे जैसे रात गहरा रही थी वो रोड भी सुन सपाटा में बदलने लगा। करीब 10:30 बज रहा था। मेरे पास में खाना तो जरूर था लेकिन पानी नहीं था। पानी का इंतजाम मुझे खुद ही करना था। जो भी पानी था, गर्मी का टाइम था, अब मैं पानी अब पी चुका था। मैं समझा कि चलो समय पास कर लूँगा, देखा जाएगा, जब प्यास लगेगी तब ढूंढ लेंगे। अब आसपास में कोई घर कस्बा भी नहीं दिखाई दे रहा था, जंगली जंगल था दोनों साइड में। मुझे अंदेशा नहीं था उस जगह पर क्या क्या हो सकता है। मैं कहूँ ना कि अपने ट्रक से केबिन से बाहर निकल करके मैं अपने ट्रक के पास टहल रहा था। तभी 2 लोग आते हुए दिखाई दिए जो आपस में बातें करते आ रहे थे। जब मेरे पास आते हैं ना, अचानक वो रुक जाते हैं। देखने में अब साधु संत की तरह लग रहे हैं। मुझे देखते हैं, अब मुझे कहते हैं, बेटा इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा ट्रक है? मैंने बोला हाँ, मेरे मालिक का है, ट्रक खराब हो गया है, मिस्त्री लेने के लिए गए हैं। तब दोनों आपस में कुछ खुसर फुसर करने लगे। फिर एक उनमें से आते हैं और कहते हैं कि देखो बच्चा, ये जगह रात के रहने लायक नहीं है। मैं तो कहूँगा कि बेटा यहाँ से कुछ दूरी पर बस्ती भी है, आगे भी है, पीछे भी है, किसी बस्ती में चले जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं है। और आज जो है ना, कुछ जोग ऐसा ही बन रहा है। मैं उस टाइम भूत प्रेत पर यकीन करता नहीं था, कभी भूत प्रेत मैंने देखा नहीं था, तो मैं उनकी बात पर थोड़ा चौंक जरूर गया। ऐसा क्या होने वाला है? तब कहने लगे तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि ये जगह सही नहीं है तुम्हारे लिए। ये जो रात का मुहूर्त आने वाला है ना, तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। और अभी भी समय है बच्चा, या तो तुम आगे चले जाओ, आगे बस्ती मिल जाएगी कुछ ही दूर पर, और फिर पीछे भी बस्ती है, वो भी तुम्हें मिल जाएगी, वहां जाओ और कोई ना कोई तुम्हें मदद जरूर कर देगा, लेकिन रात इस वीराने में मत बिताओ। मैं कहूँ ना, उनकी बात को मैं गौर कर रहा था। मुझे लगा कि माल भरा हुआ ट्रक में कहीं चोरी का इरादा तो नहीं है। मेरे मन में ऐसा ही आया था, कहीं ये साधु बाबा देखने में लग रहे हैं, कहीं इनके चोरों के साथ में कोई अब ऐसा तो नहीं है, संबंध तो नहीं है। सही कहूँ ना कि मैं डर गया था, मन में तरह तरह के शंकाएं आ रही थी। और तब मैं कहने लगा, बाबा मेरा मालिक ने बोला है कि इस ट्रक छोड़ करके आप बिल्कुल मत जाना, दूर मत जाना। मैं कैसे जा पाऊंगा? नहीं जा सकता मैं। फिर उनमें से एक नाराज हो गया, दूसरे को डांटने लगा, अरे चलो ना, ये अपने आप भुगतेगा, हमें क्या करना है। लेकिन जो पहला वाला था ना, वो थोड़ा अलग किस्म का इंसान था, उसका आवाज़ ही बहुत मीठी थी, जो साधु बाबा थे। कहने लगे नहीं नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। फिर मेरे पास में आता है, थैले में से कुछ निकालता है। मैं देखता हूँ एक लाल रंग का धागा है, सुपारी बंधा हुआ है, सुपारी के ऊपर में लपेटा हुआ है, और वो मुझे पकड़ा देता है कि बेटा ये रख लो अपने पास में, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अब इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं तो तुम्हें बताया था कि इस जगह से निकल जाओ, लेकिन तुम्हारी भी अब ड्यूटी है ना बेटा। अब देखो, अब हमें जो करना था हमने कर लिया, तुम्हें चेतावनी देना था दे दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन इस चीज़ को अपने पास जरूर रखना। अब इसके बाद दोनों लोग आपस में बात करते हुए आगे की तरफ निकल गए। उनके जाने के बाद मैं सोचता रह गया, उस चीज़ को मैं अपने हथेली पर रखा हुआ था, इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है? सुपारी है, इस पर लाल धागा लपेटा हुआ है, इसमें कौन सा हथियार है? ये हमारा रक्षा क्या करेगा? जैसा मैं उस टाइम सोच रहा था, उस चीज को लेकर के मैं तरह तरह का अंदाजा लगा रहा था कि आखिर ये मेरी रक्षा कैसे करेगा, क्या होगा यहाँ पर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे टोना टोटका, मुझे लगा कि ये कोई टोना टोटका है, अब मुझे अपने पास में रखना नहीं चाहिए। पास का एक पेड़ था, अब मैं सोचा कि बस पेड़ के अब टहनी पर एक खोखला जगह था, अब मैं वहाँ रख देता हूँ। मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मुझे लगा कि मेरे पास में रहेगा तो क्या पता कहीं मेरा नुकसान न कर दे। सबसे गलती मेरी थी। अब इसके बाद में मैं अब इधर उधर अपना पास इधर से उधर टहलना
और मेरे पास में कोई काम नहीं था। प्यास तो जरूर लगी थी, लेकिन मैं अपने प्यास को कंट्रोल किए हुए था। धीरे धीरे वक्त बढ़ता जा रहा था। जब भी कोई गाड़ी हेडलाइट नजर आता तो लगता कि उस्ताद जी आने वाले, शायद इसी गाड़ी में होंगे, इसी गाड़ी में होंगे। लेकिन वो गाड़ी झूम से निकल जाती थी। तब मैं अब सोचता कि नहीं, अभी तक उस्ताद जी नहीं आए। मैं डरता नहीं था, न मैं आज तक कभी भूत प्रेत को देखा था। हाँ, लेकिन इस जगह पर चोर और चक्कर से कुछ ऐसा संभावना था जैसी ये निर्जन जगह थी। मैं भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरा था। मैं बस डर रहा था कि कहीं कोई गुंडा मवाली, कोई ऐसी अब लोग यहाँ ना आ जाए। मैं इस चीज़ से थोड़ा डरा हुआ था। इधर से उधर टहल रहा था, कभी केबिन में बैठ रहा था, समय पास करता जा रहा था। रात के 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था। एक ट्रक आकर के बस मुझे लगा कि उस्ताद जी आ गए होंगे, लेकिन वो ट्रक रुका नहीं और निकल गया। तब मुझे लगा कि अब तो आधी रात होने वाली है, अब उस्ताद जी कहाँ से आएंगे, अब वो शायद सुबह ही आएंगे। मेरे मन में सब यही चल रहा था। गर्मी लग रही थी, अंदर भी बैठा नहीं जा रहा था। अंदर में पसीना निकल रहा था और मच्छर भी हमला कर रहे थे। मुझे बार बार ट्रक से बाहर आना पड़ता था। कुछ ही देर के बाद मैं जो देखता हूं ना, समझ भी नहीं आता है कि आखिर ये लोग कौन हैं। एक जो लड़का था जो देखने में करीब 25 से 30 साल के आसपास का था और रंग बिरंगे कपड़ा पहने हुए था, और वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ भागता जा रहा था, मेरे पास से गुजरता हुआ निकलने वाला था। जब मैं उसको भागते हुए देखता हूँ ना, उसके कपड़े को देखता हूँ, चांद की रोशनी भरपूर थी, तो मैं समझ नहीं पाता कि आखिर ये भाग क्यों रहा है, क्या हुआ इसके साथ में, क्या कोई गुंडे मवाली इसके पीछे पड़े हुए हैं। मैं उसको रोकता हूँ, भैया रुको, रुको रुको रुको। जब मैं उसको रोकता हूँ ना, वो रुक जाता है, मेरी तरफ देखता है, कहता है कि जान बचाना है ना, इस जगह से भागो, नहीं तो बच नहीं पाओगे। अब फिर मेरी बात बगैर सुने हुए दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। अब मैं देख रहा था कि इतनी स्पीड से इंसान कैसे दौड़ सकता है, जितनी स्पीड उस लड़के की थी जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए था, पुराने जमाने की तरह। मैं उसको देखता ही रह गया, और कब मेरी आंखों से ओझल हो गया पता ही नहीं लगा। मैं सोचा कि अब क्या होगा, उस्ताद जी भी नहीं है, मैं अकेले हूं। अगर कोई गुंडा मवाली होगा तो मैं अकेले कैसे निपट पाऊंगा। सामान भरा हुआ है ट्रक में, शायद ट्रक को लूट जाएंगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं भूत प्रेत से तो बिल्कुल नहीं डरा, लेकिन गुंडे मवाली से मैं डर चुका था। जब वो लड़का भाग के गया ना, तो मेरा दिल धक धक करने लगा कि अब क्या होगा, क्या वास्तव में गुंडे मवाली आ रहे हैं। मैं बहुत खौफ में था। और तभी एक लड़की जो थी दौड़ती हुई मुझे दिखाई देती है। 25 से 30 साल का उम्र उसका होगा, और वैसे ही कुछ कपड़ा वो भी पहन रखी थी, रंग बिरंगे कपड़ा, पुराने स्टाइल का, खुले हुए बाल थे और बड़ी बड़ी आंखें उसकी, और दौड़ती हुई वो भी मेरे पास से गुजरने वाली थी। जब मैं उसको देखता हूं तब दिल और डर जाता है, ये लोग यहां से भागते हुए क्यों जा रहे हैं। पहले एक लड़का भागा और ये एक जवान लड़की भागती आ रही है। मामला क्या है भाई, मैं समझना चाहता था, क्योंकि मैं इस जगह पर एकांत में था और मेरे आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी। मैं डर चुका था। उस लड़की को रुकता हूं, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, बात क्या है, बात क्या है। लड़की रुक जाती है, मेरी तरफ घूर के देखती है, जैसे नीचे से ऊपर तक, और फिर कहती है, तुमने किसी लड़के को इधर से भागते हुए देखा। मैं 2 पल के लिए चुप हो जाता हूं, कहता हूं कि बात क्या है, बात क्या है, पहले बताइए, और फिर मैं आपको बताता हूं। तब वो लड़की कहने लगी कि तुम बताओ तो सही, तुमने इस साइड से किसी लड़की को भागते हुए देखा, मेरी तरह ड्रेस पहने हुए, कपड़ा पहने हुए। मैंने बोला हाँ, कुछ ही देर पहले अब इधर ही लड़का गया है, इधर ही लड़का गया है। बात क्या है जी, यहां हो क्या रहा है। तब लड़की कहने लगी, अभी मैं आती हूं, अब फिर तुम्हें बताती हूं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। फिर वो दौड़ती हुई जिधर लड़का गया था और उधर चली जाती है। वो भी तेज स्पीड से दौड़ रही थी। देखते देखते मेरी आंखों से ओझल हो जाती है। जब वो गुजर जाती है ना, मेरा माथा ठनक जाता है।
कि आखिर यहाँ हो क्या रहा भाई। पहले लड़का भागा, फिर लड़की भागी, और वो भी तेजी तेजी से। अब वो लड़की उस लड़का के बारे में क्यों पूछ रही थी? अभी मैं सोच ही रहा था, और तभी मैं देख रहा हूं कि एक बूढ़ी औरत, और वो भी कम से कम 60 साल से उम्र ज़्यादा होगा, और वो भी भागती हुई आ रही है। जब उसको देखता हूं तो मेरा दिमाग हिल जाता है। यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ लोग जो भी दिखाई दे रहे भागते जा रहे हैं। आखिर यहाँ होने क्या जा रहा है? क्या हो रहा है? किससे डर रहे हैं लोग? मैं बूढ़ी अम्मा को रोकता हूँ, अम्मा अम्मा रुको रुको, बात क्या है? ये सब लोग भागते क्यों जा रहे हैं? तब बूढ़ी अम्मा कहती, बेटा जान बचानी है ना तो तू भी भाग लो, तुम भी भाग लो। वो आने वाला है, वो आने वाला है, इसके बाद किसी को नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अगर जान बचानी है तो मेरे साथ दौड़ लगाओ। सही कहूं ना, मैं भागना नहीं चाहता था। उस्ताद जी मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाल रखी थी। लेकिन जब तीसरा शख्स यानी बूढ़ी अम्मा जब भाग के जा रही थी, मेरा कहूं ना कि दिल तेजी से धड़कने लगा कि मामला कुछ गंभीर है। अब कौन आने जा रहा था मुझे पता भी नहीं था। मुझे लगा कि कोई गुंडा बदमाश होगा, और ये सब लोग उसी से डरे हुए हैं। दो तो भाग चुके हैं, बुढ़िया में भाग रही है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? फैसला नहीं कर पाता हूं। तब बुढ़िया अम्मा मुझे छोड़ करके कहती है, अगर भागना है तो मेरे साथ में चलो, नहीं तो मरो। फिर वो दौड़ती हुई निकल जाती है। उनका भी स्पीड अब बूढ़ी होने के बाद भी तेज दौड़ रही थी। समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, यहां हो क्या रहा है। मैं इंतजार करने लगा कि अब उस्ताद जी आएंगे, अब उस्ताद जी आएंगे। लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल अब बंद हो चुका था। लग रहा था कि रोड बिल्कुल सन्नाटा में भर चुका है। अब यहाँ ट्रैफिक या तो सुबह ही चलेगी, ऐसा लग रहा था मुझे। और मैं बिल्कुल खौफ में था। आखिर इस रोड पर कौन आ रहा है जो खौफ पैदा कर रहा है, जिसके डर से अब लोग भागते जा रहे हैं। अभी मैं इन ख्यालों में उलझा हुआ था, तभी जो लड़की भाग के गई थी, जवान लड़की, वो लौट के आती है, वो भी डरी हुई हालत में। जब उल्टा भागने लगती है ना, तब मैं तो और परेशान हो जाता हूँ। अभी लोग इधर से इधर भाग रहे थे, और वो जवान लड़की फिर उल्टा दौड़ रही थी। ये माजरा क्या है? इस जगह पर ये सब हो क्या रहा है? मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। लड़की रुकती है एक पल के लिए, कहती है कि अगर जान बचाना है ना तो मेरे साथ दौड़ लो, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। मेरे पास भी वक्त कम है। वो दोनों लोग जो तुम्हारे सामने से दौड़ के निकले होंगे, वो लोग मारे गए हैं। वो उधर ही है, उधर पहुंच चुका है, हमें इस साइड में दौड़ना होगा। आखिर मैं इंसान था, उस टाइम डर चुका था। मैं कुछ फैसला तो नहीं कर पाया, लेकिन मन कर रहा था कि हां, ये लड़की के साथ मुझे भागना चाहिए, और वही मैं करता हूं। मैं दौड़ लेता हूं उस लड़की के साथ में, लड़की आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अब मैं जवान होकर के भी अब मैं इतना तेज नहीं दौड़ पा रहा जितना वो लड़की दौड़ रही है। डर से मुझे लगा कि लड़की बहुत खौफ में है, डरी हुई हालत में लग रही थी। अब मैं भी उसका पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़्यादा दूर निकल जाती तो लड़की रुक जाती थी और मेरा इंतजार करनी, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, हमें इस जगह से निकलना है। आखिरकार हम ट्रक छोड़ करके काफ़ी दूरी तक निकल चुके थे। अब तो मैं हांफने लगा था। मैं तो लग रहा था कि अब दौड़ नहीं पाऊंगा, अब मेरे बस का नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? क्या वास्तव में मैं खतरे में हूं? मेरे साथ कुछ होने वाला है? लड़की तो दूर अभी भी भागती जा रही है। मेरे में इतनी शक्ति रह गई थी कि मैं उसको आवाज़ दी। शायद उसको अंदाजा लग गया कि मैं थका हुआ हूं, अब मैं दौड़ नहीं सकता हूं। तब वो उल्टे पैर वापस आती है, मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है बस हम आ गए, हमारा घर बगल में है। अगर हम यहाँ रोड पर रहेंगे ना तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जितना जल्दी मेरे साथ में चलो, बस पहुंचने वाले हैं। आखिरकार जब मेरे हाथ पकड़ती है ना, मेरी सारी थकान निकल जाती है। अब मैं उसके साथ में फिर दौड़ पड़ता हूँ। रोड छोड़ देते हैं, हम खेतों के इलाके में आ जाते हैं। जंगल था, खेत भी थे, एक साइड जंगल एक साइड खेत। खेतों में बना हुआ घर मुझे दिखाई दे रहा है, वहां पर रोशनी भी है, बाहर आग भी जल रही है, धुआं जैसे निकल रहा है, जैसे कोई मच्छर भगाने का कोशिश कर रहा हो।
ग्राम देहात के एरिया में ऐसा ही लोग करते हैं। आसपास के घरों के आसपास धुआं अब जरूर करते हैं। मच्छर भगाने का सबसे आसान तरीका उनके लिए होता है। मुझे लगा कि हाँ, अब तो पहुंच ही गए, ये घर है, इसके आसपास और भी घर होंगे। अब पेड़ पौधे भी थे, जंगल थे, तो मुझे लगा कि सब अब छिपे होंगे। मैं ज़्यादा अब उसमें पढ़ा भी नहीं। उस घर में पहुंचता हूँ। पहले लड़की अंदर घुसती है, अब फिर मैं, इसके बाद वो दरवाज़ा लगा देती है। दरवाज़ा बंद और हम अंदर कमरे में। मैं उस घर में देखता हूँ, घर एक ही है, बड़ा सा, बस कुछ ही सामान पड़े हुए हैं, ज़रूरत का सारा सामान। मैं देखता हूँ कि पानी भी है, मटका रखा हुआ है। मुझे जोर से प्यास कभी से लगी हुई थी, प्यास मार के बैठा हुआ था। जब मटका देखता हूँ ना, तो अपने आप पर कंट्रोल रख नहीं पाता हूँ। सीधा मटके के पास पहुँचता हूँ। पूछता भी नहीं उस लड़की से कि मैं पानी पीऊँ कि ना पीऊँ। उसमें जो गिलास रखा हुआ, गिलास से पानी निकालता हूँ और पानी का आनंद लेता हूँ। गले में अब पानी पड़ता है ना, तो एक जान सी आ जाती है, तरोताज़ा महसूस करने लगता हूँ। तब वो लड़की बार बार दरवाजे पर जा रही थी, आ रही थी, आ रही थी, जा रही थी, ऐसा ही कर रही थी। मेरी तरफ तो बिल्कुल नहीं देख रही थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैं उससे पूछा भी नहीं ये पानी पीने योग्य है या नहीं है। लेकिन जब मैं 2 घूंट पानी पिया ना, मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि पानी बिल्कुल सही है, पानी में कोई गलत चीज़ नहीं है। पानी पी करके मैं अपने आप को अब बिल्कुल रिलैक्स पाता हूँ। लेकिन जो लड़की थी ना, बहुत ही बेचैन थी। एक जगह पर वो टिक नहीं पा रही थी। कभी कमरे में, कभी दरवाजे पर कान लगा के सुनने की कोशिश करती, जैसे कोई खतरा आने वाला हो। जब मैं थोड़ा अपने आप को नियंत्रित कर लेता हूँ, तब मैं उस लड़की से बोलता हूँ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है जी? आप लोग इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, आखिर मामला क्या है? लड़की अभी बेचैन थी, वो रुक नहीं पा रही थी। इधर उधर बेचैन के अब जैसे इधर से उधर चक्कर लगा रही हो। मेरी कोई बात का जवाब नहीं दी, ना मेरी तरफ देखा। दरवाजे पर खड़ी होकर कान लगा करके सुनने की कोशिश कर रही हो। जब कुछ देर दरवाजे पर ऐसी खड़ी रही, तब उसको एहसास हो गया कि सब कुछ नॉर्मल है। तब थोड़ा रिलैक्स के मोड में हो जाती है। पहली बार अब उस घर में मेरे को अच्छी तरह से देखती है, सर से पैर तक निहारती है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कौन लोग आने वाले हैं, कौन से हमें खतरा है, लड़की किससे डरी हुई है, और उन दोनों के साथ में आखिर हुआ तो क्या हुआ। मैं इन अब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं बोलता हूँ उस लड़की से कि आप जरा बताइए ना, समझाइए ना, देखिए ना, मैं अब बहुत बेचैन हूँ, बहुत घबराहट हो रही है, मैं डरा हुआ हूँ, कौन सा गुंडा मवाली है? तब वो लड़की हंस देती है, कहती, गुंडा मवाली? कौन सा गुंडा मवाली? अरे कोई गुंडा मवाली नहीं है यहाँ पर। मैं अब लड़की की तरफ देखता हूँ कि क्या मतलब? मैं तो डरा था कि कोई गुंडा मवाली आ रहा है, उससे हम लोगों को खतरा है। आप तो ऐसे ही बता रही थी ना। तब कहने लगी हंसते हुए कि मैंने कब कहा कि गुंडा मवाली आ रहा है? अरे जिस घर में तुम अभी हो ना, क्या तुम्हें पता है किसका घर है? मैं कहने लगा कि आपका है। तब कहने लगी नहीं, मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। मेरा हाथ पकड़ती है और वो जो तखत पड़ा हुआ था और वहां पर ले जा करके मुझे बिठा देती है। मैं उसके पास में बैठ जाता हूँ। मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ कि इतने पुराने अब स्टाइल का कपड़ा क्यों पहन रखी है। मैं पूछना चाहता हूँ, दिमाग में तो बहुत सारा सवाल है, लेकिन उस टाइम उचित समय नहीं था। मैं अब सवाल पर फोकस करता हूँ कि ये घर किसका है। तब वो लड़की अब कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, आसमान की तरफ देखने लगती है कि आखिर वो सोच क्या रही है। मैं तो बस उसको देख रहा था। देखने में बहुत ही सुंदर थी। अगर सही ढंग के कपड़ा पहनती ना तो राजकुमारी की तरह लगती। जैसा उसका सुंदरता था, जवान थी, खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें थी। मतलब ले दे के बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे सामने बैठी थी। मैं भी जवान था, मैं भी यंग था, मेरे मन में भी अब उमंगे थी। जो कहा जाता है कि आग पानी हो तो ऐसा ही कुछ होता है।
लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में ये सब चल नहीं रहा था। मैं तो घबराया हुआ था कि मैं अपना ट्रक छोड़कर के इतना दूर भाग के आया हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है, लड़की क्यों नहीं बता रही है। जब अपने ख्यालों में खोई रही तब मैं उसको टोकता हूँ, सुनिए आप कुछ बताती क्यों नहीं, घर किसका है, आप इस घर पर मुझे क्यों ले आई, आप खुद क्यों आई। तब वो कहने लगी कि शांत रहो 2 मिनट, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब इसके बाद वो फिर 5 मिनट के आसपास मौन रह गई। सोच रही थी, कभी मेरी तरफ देख रही थी, कभी आसमान की तरफ देख रही थी। मतलब उसके अंदर में कुछ चल रहा था, जैसे कि ये सब बातें मैं मेरे से शेयर करें या ना करें, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। आखिरकार वो बोल पड़ती है, तुम्हारा नाम क्या है। मैं अपना नाम बताता हूँ कि मेरा नाम दिनेश है। करते क्या हो। मैं बोला ना कि मैं ट्रक ड्राइवरी का काम सीख रहा हूँ। अब वहाँ पर देखी थी ना, मेरा ट्रक खड़ा था, ट्रक खराब हो गया है। तब वो अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, मुझे निहारती रहती है। अब मैं उसके चेहरे पर भाव पढ़ नहीं पाता हूँ। चेहरा बिल्कुल सपाट है, ना तो उसमें कोई मुस्कान नजर आ रही है, ना दुख का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है। अब कुछ देर खामोश रहने के बाद कहती है कि तुम एक मेरा छोटा सा काम करोगे। मैं कहने लगा कि हाँ, अगर मेरे करने लायक होगा तो मैं जरूर करूँगा। काम क्या है। तब वो कहती है कि देखो, अगर तुम इस काम को कर दोगे ना तो मैं तुम्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती हूँ सदा के लिए। मैं उसकी बात सुनता हूँ और मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ कि क्या कहना चाहती है। अब क्या हो सकता है मेरे साथ में, कैसे मैं गरीबी से बाहर निकल सकता हूँ, कुछ तो बताइए। तब वो कहने लगती है कि मुझे देख रही हो। मैं बोला हाँ, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं और लड़की हैं। तब उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है और बोलती है मुझे डांटते हुए कि हाँ, तुम नौजवानों की तो बस यही खूबसूरती ही नजर आती है, इसके अलावा तुम कुछ देख ही नहीं पाती हो। अरे मेरे अंदर झांक के देखो, मैं क्या हूं, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। मैं अब गहराई से देखने लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, एक आम लड़की की तरह, लेकिन आम से आप खास हो क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। अगर आप कपड़ा सही ढंग के पहनती तो राजकुमारी लगती, प्रिंसेस की तरह दिखाई देती। वो लड़की फिर हंस पड़ी और कहने लगी कि बुद्धू, तुम समझ नहीं पाओगे। जब ऐसी मुस्कुरा के बोली ना तो मैं उसका चेहरा देखता रह गया। मतलब ऐसे डर के माहौल में ऐसी वो मेरे साथ में वार्तालाप कर रही थी जैसे अब डर उसका गायब हो चुका। बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत हो गया। तो आखिर ये सब कुछ देर पहले जो चल रहा था वो सब क्या था। अब ये बिल्कुल शांत बैठी हुई अब एक ऐसा काम मुझसे करवाना चाहती थी और उसके बदले में मुझे अमीर बनाना चाहती थी। कौन सा काम था। तब कुछ देर खामोश बैठी रही और सोचती रही। फिर कहने लगी कि तुमने सोच लिया मैंने तुम्हें जो बोला। मैंने बोला जब तक आप काम नहीं बताएंगी तब तक मैं क्या सोच पाऊंगा। तब वो कहने लगी कि मैं एक प्रेत आत्मा हूं। वाकई में जब वो बोली ना तो मैं हंस पड़ा। ये कैसे हो सकता है। मैं तो सुना हूं कि प्रेतात्मा का पैर उल्टा होता है। प्रेतात्मा अब दुष्ट आत्मा की तरह होती है, चेहरा भयानक होता है, बड़े बड़े नाखून होते हैं, भयानक पंजे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े उनके दांत निकले होते हैं। वो तो इंसानों का खून पी जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी तुमने जरूर सही सुना है, लेकिन मैं ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं हूं। मैं एक अलग किस्म की आत्मा हूं। मैं अब आत्माओं के बारे में तुम्हें यही सुना था, लेकिन मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लड़की क्या कहना चाहती है। मैं पूछता हूं कि आप कैसी आत्मा हो। हंसते हुए, मुझे जरा भी यकीन नहीं था उस लड़की पर। आज तब वो कहने लगी कि देखो मैं ऐसी हूं। मैं जब देखता हूं ना एक झटके में वो लड़की गायब हो जाती है। जिस जगह पर मेरे बगल में बैठी है उस तख्त पर होती नहीं है। आज तब मेरा दिमाग सन से हो जाता है। अरे ये तो भूत प्रेत है भाई। मैं बिल्कुल खौफ में पड़ जाता हूं और मैं डर जाता हूं। दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता हूं और जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूं तभी दरवाजे के बीचों बीच मुझे नजर आती है। अब मुझे धकेलती है, चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, तुमसे काम है। तुम डर गए क्या। अब मैं तो बिल्कुल डरा हुआ था। ऐसे लोग तो आत्मा भूत प्रेत ही गायब होते हैं,
जैसे मैंने सुना था, और वही मेरे साथ में हो रहा था। मैं इतना डरपोक नहीं था, लेकिन जब मैं देखा ना तो मैं बिल्कुल खौफ में पड़ गया था कि जरूर जैसे कह रही है ये आत्मा ही है। तो आत्मा मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है? मैं पूछता हूँ कि देखिए, मुझे आप छोड़ दीजिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं अपने ट्रक पे चला जाऊंगा और आप अपना काम कीजिए, जो भी करना है, मैं आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। तब वो हंसने लगी, कहती है कि मैं तुम्हें इसी मतलब के लिए तो यहाँ लेके आई थी। जो तुम्हारे साथ में हुआ ना, जो तुमने देखा, वो सब भ्रम था। वो भ्रम मैंने फैलाया था ताकि तुम डर जाओ और फिर मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए इस घर में आ जाओ। जैसा मैं चाहती थी अब वैसा ही तुमने किया। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। वाकई में डरने वाली बात थी। अब तो सारा भेद खोल चुकी थी कि मैं एक आत्मा हूं, प्रेतात्मा हूं, और ये सब जो हुआ था, जो लड़का दिखाई दिया था, वो एक माया जाल था। जो बूढ़ी औरत भागती हुई नजर आ रही थी, वो भी एक माया जाल था। अब मैं कहूँ ना, मैं तो उस जगह से भागना चाहता था, जितना जल्दी हो सके निकलना चाहता था, लेकिन लड़की मुझे छोड़ नहीं रही थी। वो कह रही थी कि देखो, अब एक छोटा सा काम है जो मैं नहीं कर सकती, ये काम कोई खास शख्स ही कर सकता है। जब मैं तुम्हें उस ट्रक के पास में टहलते हुए देखा ना, तो मैं समझ गई थी कि ये जो काम है ना, तुम कर सकते हो, तुम इस काम के लिए बने हुए हो। और तब मैंने वो सब माया जाल सब कुछ फैलाया और तुम मेरे पास यहाँ तक पहुँच गए। ये घर मेरा नहीं है, एक ऐसी अभी लोगों का है जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, उन लोगों का ये घर है। अब बस इस जगह पर मेरी आत्मा बंधी हुई है और मैं इस जगह से आज़ादी चाहती हूँ, जो वो बता रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि एक आत्मा भी बंदी हो सकती है, वो भी किसी तंत्र मंत्र के द्वारा। मुझे तो नया नया अब एक तरह से सब कुछ पता लग रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मैं वाकई खतरे में हूँ। जब तक मैं इस जगह से निकल नहीं जाऊँ, तब तक मैं खतरे से बाहर नहीं हो सकता। मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बुरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब यहाँ से कैसे निकल के भागूं। लड़की मुझे जाने दे रही थी और ऊपर से अब ये सब जो मेरे साथ में किया था, भरम जाल फैलाया था, सब कुछ बता दिया था। आखिरकार मैं रोने लगा, मेरे आंखों में से आंसू निकलने लगे, दुहाई देने लगा कि देखिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे ट्रक तक पहुंचा दूंगी, बिल्कुल तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन ये छोटा सा काम है, ये काम कर दो, इसके बाद तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें वादा करती हूं कि मैं तुम्हें गरीबी से निकाल दूंगी। मैं जब सुना, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। बस जो लड़की बता रही थी, मैं ना चाह करके भी वो काम करने पर राजी हो गया था। तब मैं पूछा, ऐसा कौन सा काम है मैडम, डरी हुई हालत में। तब कहने लगी कि आओ मेरे पीछे पीछे। मैं अब उसके पीछे पीछे, वो जो घर था ना, जिस कोने में अब एक ऐसी जगह बनी हुई थी जो नीचे जमीन में भी अब सीढ़ी जा रही थी, बांस का सीढ़ी लगी हुई थी। वो जगह देखने में बिल्कुल बराबर लग रहा था, जैसे घास फूस से पटा हुआ, मिट्टी ऊपर से डाली हुई है, ऐसा दिख रहा था, कच्ची जमीन की तरह। वो लड़की कहती है, इस जमीन ये चीज को उठाओ। मैं देखता हूं कि जमीन को भला कैसे उठाया जा सकता है, लेकिन वो कहती है कि तुम इसको उठाओ, देखो अपने आप ये उठ जाएगा, थोड़ा सा ताकत लगाओगे फिर उठ जाएगा। मैं वैसे ही करता हूं। अब बाकी मैं देखता हूं तो बाकी नीचे तहखाना सा दिखाई देता है, उसमें एक बांस की सीढ़ी लगी हुई है जो उतरने के काम आती है। तब वो लड़की कहती है कि इस बांस की सीढ़ी से नीचे उतरो। मैं अब नीचे देखता हूं, वाकई में तहखाना था। ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ऐसा था कि 2-3 इंसान उसमें आराम से रह सकते थे। आखिर इस जगह पर तहखाना क्यों बनाया गया था? तभी वो लड़की ऊपर से बोल रही है। नीचे पहुंच गए, तब मैं बोलता हूं, हाँ देखो, किसी कोने में एक मटका जैसा रखा होगा, लाल रंग के कपड़े से अब ढका होगा, बंधा होगा। मैं चारों तरफ निगाहें डालता हूं, वहां भी दीपक जल रहा है, पूजा पाठ का सामान
मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पूजा पाठ होता होगा। दीपक जल रहा था, घी भरा हुआ था उसमें। अब बड़ा सा दीपक था। मैं देखता हूं तब मुझे वो मटका नजर आ जाता, छोटा सा कलश के जैसा, लाल कपड़े से बंधा हुआ था। उसमें लाल रंग का, काले रंग का धागे लिपटे हुए थे। तब मैं उस आत्मा को बोलता हूं कि हाँ, कोने में रखा हुआ है। तब वो कहती है, हाँ वही तो है। उस चीज को तुम अपने दाहिने हाथ से उठाओ, आप फिर जमीन पर जोर से पटक दो, टूट जाएगा, अब फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वाकई में मुझे पहली बार दहशत हुई थी कि आखिर उस मटके के अंदर में अब उस आत्मा कैसी रह पाएगी और कैसे उसमें बांध कर रखा गया। लेकिन वो पल मेरे लिए बड़ा कठिन था। लड़की की आत्मा मुझसे बार बार कह रही कि देखो वो तांत्रिक आने वाला है, कुछ ही देर में पहुंच जाएगा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जितना जल्दी हो सके इस काम को कर दो ताकि मैं आज़ाद हो पाऊं। मुझे जोर जोर से कहती है कि क्या तुम्हें धनवान नहीं बनना, तुम्हें अमीर नहीं बनना, अगर बनना है तो ये काम जल्दी से करो और फिर हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। जब लड़की पूरा बात बताती है मैं अब समझ जाता हूँ कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे लड़की ने बताया वैसे मटका को उठाता हूँ दाहिने हाथ से और फिर ऊपर करके और नीचे ज़मीन पर पटक देता हूँ। एक हल्की सी आवाज़ होती है, जैसे उसमें से धुआं सा निकलता हो, राख फैल जाती है हर तरफ और फिर वो दीपक बुझ जाता है। कमरे में बिल्कुल अंधकार हो जाता है। मुझे अपने हाथ सुझाई नहीं दे रहे। तब वो लड़की कहती है, आ जाओ जल्दी आ जाओ, मेरे पास में, तुम्हारे पास में वक्त नहीं है, हम फिर से पकड़े जाएंगे, जितना जल्दी हो सके। और फिर मुझकी अब अंदेशा मिल जाता है कि मुझे निकलना कहाँ से। बाहर अब वो आवाज़ देती रहे, आवाज़ के माध्यम से मैं उस बांस की सीढ़ी पर पहुंच जाता हूँ। और फिर मैं एक झटके से अब बाहर, मेरी हाथ पकड़ती है और फिर दरवाज़ा खोलती है और फिर भागने लगती है। जिस तरह से हम आए थे और उसी तरह से भागते हुए मुझे ट्रक के पास छोड़ती है और कहती है कि अब तुम सुरक्षित हो। लड़की कहती है कि तुम अब सुरक्षित हो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे ट्रक के पास छोड़ करके अब फिर वो भागने लगी। जिधर वो पहली बार भाग के गई थी उधर ही जा रही थी। मैं उसको देखता रहा कि उसने तो मेरे से वादा किया था कि मुझे अमीर बनाएगी, लेकिन ये आत्मा ही है अपनी बात से मुकर गई थी। अब मुझे भी लालच नहीं था। मैं समझ गया था कि मेरे साथ में छल हुआ है, कपट हुआ है, माया जाल सब कुछ किया है लड़की ने अपनी आज़ादी के लिए। चलो, सबसे बहुमूल्य तो मेरा जीवन है, मेरा जीवन बच गया, इतना ही किसी धन से कम है क्या। अब मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ और फिर अपने ट्रक के केबिन में जा बैठता हूँ। डर के मारे बिल्कुल शरीर कांप रहा है, ऐसा डर लग रहा था। और आखिरकार वो आत्मा फिर लौट के आती है मेरे पास केबिन में, अब बोलती आवाज़ दे करके कि मैं लौटूंगी तुम्हारे पास में, मैं तुम्हारे पास जो वादा किया है मैं ज़रूर निभाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे इस जगह से बहुत दूर निकल जाना है ताकि मैं उस तांत्रिक से अब मैं दूर भाग सकूं। और उसके बाद फिर वो दौड़ती हुई उसी तरफ निकल जाती है। मैं तो ट्रक में बस कामना कर रहा था कि ये जितना जल्दी हो के मेरे से दूर हो जाए। मुझे किसी धन का लालसा नहीं था, मुझे बस अपनी जीवन बहुत ही मामूल नजर आ रही थी। मेरा जीवन बच जाए इस रात में, वही मेरे लिए काफ़ी था। और वही होता है। और उसके बाद में वो लड़की लौट के नहीं आती है। सुबह का जब 4 बजता है ना, तब एक ट्रक आकर रुकता है। उसमें से 2 लोग निकलते हैं, बड़ा सा थैला सामान लेकर के। अब मैं पहचान जाता हूँ कि वो उस्ताद जी थे। उस्ताद जी आते हैं, मैं तो डरी हालत में होता हूँ। आप पूरा घटना बताता हूँ उस्ताद जी को। वो जो साथ में मिस्त्री था मेरी बात को सुन रहा था। कहने लगा कि तूने बहुत गलत काम किया है, तुम उस लड़की पर कभी विश्वास करके जाना नहीं चाहिए था। चलो, तुम्हारी जान बच गई ना, उतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद हमारा ट्रक मरम्मत होता है। अब फिर हम उस मैकेनिक को लेकर के हमारे उस्ताद जी चल पड़ते हैं, उसके ठिकाने पर छोड़ते हैं। और फिर अपनी मंजिल की तरफ हम निकल पड़ते हैं। पूरा 3 महीना हो चुका था। 3 महीने तक उस आत्मा लड़की का
मेरा कभी दर्शन नहीं हुआ था। हाँ, मैं तो भगवान से मनाता था कि कभी मेरी जिंदगी में वो दोबारा नजर भी ना आए। इसके बाद जो पुराना ट्रक था, कई बार खराब हो चुका था, उस्ताद जी उस ट्रक को बेच दिए। कहने लगे कि दिनेश कुछ दिनों के लिए अपने गांव लौट जा, जब मेरे पास में नया ट्रक आ जाएगा कुछ महीना लगेगा, इसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं राजी खुशी अपने घर लौट गया। अब क्या था, मैं अपने गांव में अपने परिवार में, ये बात अपने परिवार को बिल्कुल नहीं बताया। उस्ताद जी ने मना किया था। कहने लगे कि ऐसा तुम बताओगे ना तो तुम ट्रक ड्राइवरी कर नहीं पाओगे। ऐसी घटनाएं रोड पर होती रहती है। अब तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना। अगर तुम अपने परिवार को बताओगे ना, फिर तुम्हें बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम ट्रक ड्राइवर बन नहीं पाओगे। इसलिए घटना को मैं बिल्कुल नहीं बताया था। गर्मी के टाइम चल रहा था। घर में वैसे भी बहुत मच्छर लगता था नीचे में जहाँ मैं सोता था, और मुझे छत के ऊपर सोने में बड़ा मज़ा आता था। खुली खुली हवा चलती रहती थी, अब मच्छर भी नहीं लगते थे। ऐसे ही एक रात थी, जैसे चांद बड़ा निकला हुआ था, जैसे पूर्णमासी की रात हो। अब मैं छत पर अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं उसी ट्रक के पास में हूँ। वो ट्रक मेरा खराब हुआ पड़ा है, और वही लड़की दौड़ती हुई नहीं, बड़ी आराम से आती है, अपने हाथ में एक अब सफ़ेद सा थैला लिए हुए है, और मेरे पास में आती है। मैं डर जाता हूँ, कहता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुमसे कोई बात नहीं करना है, मैं तुमको देखना नहीं चाहता हूँ, सपने के अंदर में। तब लड़की कहती कि ना, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए स्पेशल काम से। मैं तुमसे वादा किया था ना कि मैं एक दिन तुम्हें अमीर बनाऊंगी, इसी विषय को आज मैं लेके आई हूँ। तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं उसे डरा हुआ था, खौफ में था। मेरी आवाज़ सही ढंग से निकल नहीं पा रही थी। सपने के अंदर मेरे साथ में सब चल रहा था। तब लड़की कहने लगी, यार तुम डरो मत, ये सामान पकड़ो, अब मैं जा रही हूँ। मुझे जबरदस्ती वो थैला मेरे हाथ में पकड़ा देती है, फिर मेरे सामने से अब दौड़ती हुई निकल जाती है, जैसे वो भागती हुई मुझे नजर आई थी। मैं सपने की दुनिया से अब फिर मैं होश में आ जाता हूँ, नींद मेरी खुल जाती है। मैं जिस जगह पर लेटा हुआ था, और वहाँ पर एक सफ़ेद थैला मुझे चमकता हुआ नजर आता है। मुझे लगा कि मैं अभी भी सपने की दुनिया में हूँ, मेरे साथ में सब चल क्या रहा है, और मैं होशो हवास में था। आखिर मैं देखना चाहता था कि आखिर ये जो थैला मेरे बिस्तर पर पड़ा हुआ है, इसमें है क्या। आज जब मैं उसको पलटता हूँ ना, तो मैं देखता ही रह जाता हूँ। उसमें सोने के कुछ जेवरात थे, कुछ और चीज़ भी थे, बहुमूल्य चीज़। अब मैं जब देखता हूँ ना, तो बस देखता ही रह जाता हूँ। उसी वक्त उस सामान को लेकर के नीचे पहुँचता हूँ, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को जगाता हूँ, और पूरी कहानी बताता हूँ। जब उनको देता हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता कि आखिर तू लाया कहाँ से। तब एक एक बात बताता हूँ जो मेरे साथ में घटा था। तब उनको विश्वास हो जाता है। तब कहते हैं कि बेटा, ये काम तूने सही नहीं किया है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अब मेरे जो पिता भी थे ना, इन आत्माओं के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते थे, लेकिन कहने लगे कि देखो, आज के बाद इन आत्माओं पर तुम कभी विश्वास मत करना, ना इनके फरेब में आना, ना इनके माया जाल में फंसना। अब मैं तो चाहता हूं कि तुम कभी भी ट्रक ड्राइवर मत बनो, पूरी कहानी सुनने के बाद में। लेकिन मैं अब ट्रक ड्राइवर बनने की लालसा जाग चुकी थी। मैं भला पीछे क्यों हटने वाला। अब तो हमारे पास में धन दौलत भी आ चुकी थी, और वही होता है, 5-6 महीने आराम करने के बाद अब पैसा तो आ चुका था, धन दौलत तो आ चुकी थी, सोने के रूप में थी। अब फिर उन्हीं धन दौलत से हम अपने घर की हालात भी सुधारते हैं, सब कुछ करते हैं अपने परिवार के लायक, जो करना चाहिए था। और आखिरी काम वो करता हूँ जो मैं ट्रक खरीदता हूँ, और ट्रक मैं दौड़ाने लगता हूँ, और तब मुझे आनंद आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दिनेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे मेल आईडी पर आप किसी पर भी आप भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
अब फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।